हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एडी एग्जाम चैनल में। तो कल की जो क्लास हुई थी बच्चों, तो मैंने आपको प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय बताए हुए थे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरी कल की क्लास नहीं देखी है, आप लोग देख लीजिए। आज की क्लास उसी के आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कल मैंने क्या बताया था। तो इस प्रस्तावना में मैंने कल 3 प्रकार के बच्चों आपको न्याय बताए हुए थे। और वो न्याय क्या थे 3 प्रकार के, तो देखो जरा। एक मैंने आपको सामाजिक न्याय, एक आर्थिक और एक राजनैतिक, ये 3 न्याय बताए हुए थे। तो आप लोग कल वाला मेरा वीडियो देख लो पहले, फिर आज की क्लास हम लोग उसी के आगे शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो बच्चों टॉपिक रहेगा, तो आपके सामने हम लोग बात करेंगे विचार क्या है प्रस्तावना में, अभिव्यक्ति क्या है, विश्वास क्या है, धर्म क्या है और उपासना क्या है। तो आज की क्लास में हम लोग ये कुछ जो प्रस्तावना में शब्दावलियां हैं इन पर देखेंगे। अगर कभी भी मेंस के एग्जाम में इन पर कुछ लिखने को आ जाए या टिप्पणी बोल दी जाए तो कम से कम आप लिख सके। तो सबसे पहला जो बच्चों हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, विचार। ठीक है, पहला जो शब्द हमारे पास है विचार। ठीक है, तो प्रस्तावना में ये वर्णित है विचार। इस विचार का बच्चों मतलब क्या हुआ, विचार की अगर बात करें तो ये एक मानसिक कार्य होता है। मानसिक का मतलब अपने दिमाग में क्या चल रहा है। कोई चीज हमने देखा तो अपने दिमाग में हमने तुरंत उसको चलाना शुरू कर दिया, अब ये दिमाग में मेरे चल रहा, तो मानसिक कार्य हो गया ना। तो विचार का मतलब, विचार एक मानसिक कार्य है, जैसे सोचना, चिंतन करना। ठीक है, यही तो है मानसिक कार्य। तो यहां पर जो प्रस्तावना में विचार की बात कही गई है, तो विचार जो शब्द यूज किया गया वो किसके लिए, तो विचार एक मानसिक कार्य है। विचार एक मानसिक कार्य है। विचार एक मानसिक कार्य है। मानसिक कार्य है। ठीक है, मानसिक कार्य है। जैसे में अगर बात करें तो जैसे में बच्चों क्या हो जाएगा, देखो जरा। जैसे सोचना, सोचना और कामा चिंतन करना, चिंतन। ठीक है, तो आप बताएं हम लोग क्या यही तो देखते हैं। मेरे दिमाग में क्या विचार आया तो हम सोच रहे हैं, अच्छा अच्छा, मन में चिंतन किया, अच्छा अच्छा, फिर सोच समझ के अपने विचारों को हम लोग क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो विचार के बाद अगला जो शब्द लिखा हुआ अभिव्यक्ति, मतलब सोच समझ के चिंतन करके अपने विचारों को प्रकट करना, क्या कहलाता, अभिव्यक्ति कहलाता। क्लियर। तो यहां पर बच्चों जो विचार शब्द लिखा हुआ है ये एक मानसिक कार्य है, जैसे सोचना और चिंतन करना। दूसरा जो शब्द हमारे पास आया हुआ है अभिव्यक्ति। ठीक है, प्रस्तावना में अभिव्यक्ति का क्या मतलब हुआ है, अभिव्यक्ति। तो यहां पर जो अभिव्यक्ति शब्द आया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों ने सोचा समझा और चिंतन किया उसको प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मैं एक लाइन में लिख देता हूं, विचारों को प्रकट करना। विचारों को प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। तो विचारों को प्रकट करना क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। अभिव्यक्ति कहलाता है। तो ये बच्चों हमारे 2 शब्द हो गए प्रस्तावना में। एक हम लोगों ने विचार देखा, इसका मतलब क्या हुआ कि विचार एक मानसिक कार्य है। ठीक है ना, विचार क्या है, एक मानसिक कार्य है। और विचार को हम लोगों ने सोचा समझा, अपने मन में चिंतन किया और फिर किसी के सामने प्रकट कर दिया। तो विचार का अगला रूप ही क्या कहलाएगा, अभिव्यक्ति कहलाएगा। क्लियर है। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग और आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहां पर अब हम लोग अगला शब्द देखते हैं क्या रहेगा, विचार अभिव्यक्ति के बाद
अभिव्यक्ति के बाद जो अगला बच्चों शब्द दिया हुआ है उस पर हम लोग आते हैं। क्या रहेगा आइए देखते हैं जरा। चलिए देखते हैं। अगला जो शब्द आपके सामने बच्चों है क्या है, विश्वास लिखा हुआ है। विश्वास का मतलब क्या हुआ, अगला जो शब्द हमारा लिखा हुआ है विश्वास, ठीक है, विश्वास, ठीक है। ये जो विश्वास शब्द है इसका मतलब क्या हुआ कि प्रस्तावना में जो हमारे पास विश्वास शब्द लिखा हुआ, आखिर इस विश्वास का मतलब क्या है। दो बातें अभी हम लोग देखी। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये जो विश्वास है, विश्वास का मतलब है, विश्वास का अर्थ है किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना, किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना, किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना, विचारधारा को स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, विश्वास कहलाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे किसी ने हमें कोई बात बताई, ठीक है, तो किसी ने जैसे हमें कोई बात बताई बच्चों, अगर हमें अच्छी लगी तो हमने क्या कर दिया, अरे वो बहुत अच्छी बात विचार बता रहा था, एक काम करो इसके विचार को स्वीकार कर लो। बहुत जबरदस्त बात बताई तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके विचारों को स्वीकार कर लेते हैं, अपने दिल और दिमाग में बसा लेते हैं। कि वही तो है ना विश्वास का मतलब, किसी के ऊपर विश्वास होना, किसी की अच्छी बातों को स्वीकार कर लेना, अपने मन में समाहित कर लेना, अपने मन के अंदर प्रेरित कर लेना, क्या कहलाता है, विश्वास कहलाता है। तो वही तो शब्द हमारे पास यहाँ लिखा हुआ था प्रस्तावना में, विश्वास क्या है, ठीक है। तो किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना हमारा क्या कहलाता है, विश्वास, विश्वास, विश्वास कहलाता है। क्लियर। इसके बाद अगला जो बच्चों एक शब्द है धर्म है। तो आइए धर्म हम लोग देखते हैं, धर्म का क्या मतलब है। ये सब आपके प्रस्तावना में बच्चों शब्द है और यहां से अक्सर आपके सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर धर्म का मतलब क्या हुआ, तो धर्म की अगर बात करें तो यहां पर बोला जा रहा है किसी भी धर्म को स्वीकार करना, उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, धार्मिक कार्यों को करना, ठीक है। धर्म से संबंधित जो भी चीज है, अपनी संस्कृति को अपनाना, ठीक है। तो यहां पर जो धर्म शब्द लिखा हुआ इसका मतलब किसी भी धर्म को क्या करना, स्वीकार करना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, धर्म का मतलब क्या हुआ, किसी धर्म को स्वीकार करना, किसी भी धर्म को स्वीकार करना, किसी भी धर्म को स्वीकार करना, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, स्वीकार करना, ठीक है। ये धर्म का मतलब क्या हो गया, किसी भी धर्म को स्वीकार करना। अब हम लोगों ने मान लेते हिंदू धर्म स्वीकार किया या कोई अन्य धर्म स्वीकार किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो धर्म स्वीकार किया उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो जिस भी धर्म को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसकी कला संस्कृति को अपनाएंगे, उसके खान पान को अपनाएंगे, उसके पहनावा को अपनाएंगे, क्या क्या है, क्या क्या हमारे समाज में चलता है, और जिस धर्म को स्वीकार किया उस धर्म में कौन कौन से पर्व मेले मनाए जाते हैं। तो किसी भी धर्म को स्वीकार करना क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। क्लियर। तो एक विश्वास देखा, विश्वास का अर्थ क्या था, किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना, और धर्म का अर्थ क्या, किसी भी धर्म को क्या करना, स्वीकार करना। क्लियर। चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखते हैं उपासना क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं उपासना क्या है।
ठीक है। तो यहां पर जो बच्चों प्रस्तावना में ये जो शब्द लिखा हुआ उपासना, इस उपासना का मतलब क्या हुआ? तो यहां पर आइए देखते हैं उपासना। क्लियर? तो यहां पर उपासना का मतलब क्या हुआ? तो यहां पर उपासना का मतलब है पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करना। ठीक है। उपासना का मतलब क्या हो गया? पूजा पाठ करना। पूजा पाठ मतलब क्या है? धर्म को व्यवहार में लाना, धर्म को व्यवहारिक रूप से अपनाना। हम लोग व्यवहार में किस रूप से ला रहे हैं? ठीक है। तो अपने धर्म को व्यवहारिक के रूप में लाना, जैसे क्या? पूजा पाठ करना। उपासना का मतलब यही तो होता है। आपने पढ़ा भी होगा जैन बौद्ध धर्म में कि बिहार उपासना के प्रमुख केंद्र था। हर्मिका पढ़ा होगा, एक प्रकार की बालकनी थी। चैत्य पढ़ा होगा, पूजा ग्रह का एक केंद्र था। तो उपासना का मतलब पूजा पाठ या पद्धति को अपनाना कहलाता है। क्लियर? तो ये शब्द क्लियर हुए। पहला था विचार। विचार का मतलब, विचार एक मानसिक कार्य जैसे सोचना और चिंतन करना। अभिव्यक्ति मतलब विचारों को प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। और किसी भी विचारधारा को अपनाना विश्वास कहलाता है। किसी भी धर्म को स्वीकार करना, प्रचार प्रसार करना, उसकी संस्कृति को जानना, पहनावा ओढ़ना, अपनाना क्या कहलाएगा? धर्म। और उपासना का मतलब धर्म को व्यवहारिक रूप से कैसे अपनाया जाए, मतलब पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करना। क्लियर? इसके बाद सब बच्चों प्रस्तावना में एक शब्द आया हुआ एकता और अखंडता। इनमें क्या अंतर है? तो एक शब्द हमारे पास है एकता। ये जो एकता शब्द है ये अपने आप स्पष्ट रूप से बता रहा है कि एकता, हम क्या है? क्या हम एक हैं? तो एकता का मतलब हम सब एक है, हम सब एक है। क्लियर? दूसरा, हम सब भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना का विकास करेंगे, की भावना का विकास करेंगे, विकास करेंगे। क्लियर? तो एकता का मतलब यही तो है कि हम सब लोग एक है, हम लोग मिलजुल के रहेंगे, हम लोग भाईचारे की भावना बना करके रहेंगे, भाईचारा टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे मोतियों की तरह। बिखरा तो फिर हम लोग ऐसे जुड़कर रहेंगे, भाईचारे की भावना। ठीक है? क्या कहते? एकता कहते हैं। तो वही एकता हम लोगों को अपने देश में बना करके रखनी है। एकता का अर्थ क्या लिखा हुआ है? हम सब एक हैं और हम सब भाईचारे की भावना का विकास करेंगे। और हम लोग अगर कभी भी अलग हुए तो भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, उसको एक मोती की तरह पिरो के रखेंगे। मोती जोड़ जोड़ के इधर उधर भागा फिर खींच लाए। तो भाईचारे की भावना का हम लोगों को क्या करना है? विकास करना है। विकास, इसी को क्या कहते हैं? एकता कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? एकता शब्द। तो दूसरा उपासना था और एक एकता हो गया। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग और देखते हैं। एकता के बाद अखंडता देखते हैं। ठीक है? आइए अब हम लोग देखते हैं क्या अखंडता का बच्चों मतलब क्या हुआ। अखंडता। ठीक है? तो अगला जो बच्चों हमारे सामने शब्द आ रहा है अखंडता। अखंडता ये बहुत जबरदस्त शब्द है बच्चों। और आप लोगों ने एक नाम सुना भी होगा, अखंड भारत सुना होगा। ठीक है? तो यहां पर अखंडता की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बात हो रही भारत के भौगोलिक क्षेत्र की। यानी भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है या समस्त भूभाग क्षेत्र है, ये सब एक है, अलग नहीं है। जैसे मैंने आपने पढ़ा होगा जब भौगोलिक सीमा राष्ट्रीय आय में, तो देश की उसमें समुद्री सीमा भी आती है, सैन्य सीमा भी आती है,
भौगोलिक सीमा भी आती है। ठीक है, तो अखंडता का मतलब अपने देश की जो भौगोलिक सीमा है या समस्त भूभाग है वो सब एक है, अलग नहीं है। और एकता में क्या पढ़ा था, हम लोग भाईचारे की भावना का विकास करते हैं, मिलजुल कर रहेंगे, इनको बिखरने नहीं देंगे। यहाँ पर ओवरऑल देश की जो भौगोलिक सीमा है या समस्त भूभाग है वो सब एक है, अखंडता कहते हैं। ठीक है, तो अखंडता का मतलब क्या हुआ, देश की भौगोलिक सीमा, देश की भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा या समस्त भूभाग, समस्त भूभाग, समस्त भूभाग। ठीक है, देश की भौगोलिक सीमा या समस्त भूभाग, समस्त भूभाग की एकता, की एकता अलग नहीं है, की एकता अलग नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। यानी देश की भौगोलिक सीमा और जितना भी समस्त भूभाग है उसकी एकता अलग नहीं है, वो भी सब एक है। भौगोलिक सीमा में जैसे अपनी देश की भौगोलिक सीमा जहां जहां से अपना देश है उसकी सीमा जहां जहां से लगती है, भौगोलिक सीमा में देश की घरेलू सीमा आ जाती है, समुद्री सीमा। ठीक है, तो ये सब सीमा एक है, इसको अलग नहीं होने देना। वही तो लिखा हुआ है, देश की भौगोलिक सीमा या समस्त भूभाग की एकता अलग नहीं है, सब क्या है, एक है। इसी को क्या कहते हैं, अखंडता कहते हैं। फिर ये जो एक शब्द लिखा हुआ बंधुता, बंधुता का मतलब वही क्या कि हम सब लोग एक देश के निवासी होने के कारण भाईचारे की भावना बनाकर रखें। बंधुता का अर्थ क्या कि हम सब लोग एक देश के निवासी होने के कारण भाईचारे की भावना का विकास करें, आपस में मिलजुल कर रहे। ठीक है, अलग ना हो, मोतियों की तरीके से बिखरे नहीं। ठीक है, अगर कोई बिखरता है तो उसको फिर हमें एक करना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंधुता कहते हैं। तो समझ पा रहे बच्चों, तो अखंडता का मतलब क्या था, भौगोलिक सीमा और समस्त भूभाग एक है। और बंधुता का मतलब हम लोग भाईचारे की, एक देश का निवासी होने के कारण भाईचारे की भावना से रहे, आपस में भाईचारा बनाए, इनको टूटने बिखरने नहीं देना है। तो इसी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, बंधुता, बंधुता और बंधुता कहते हैं। क्लियर? तो चलिए आप लोग ये स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग और भी शब्द देखते हैं। चलिए कुछ चीजें और जानते हैं, हालांकि मैंने बता दिया था लेकिन और देख लेते हैं कुछ चीजें। अब जरा बच्चों एक बड़ा खूबसूरत सा शब्द लिखा हुआ है आज तारीख 26 नवंबर 1949। इसका मतलब ये जो तारीख लिखी है 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949, ये जो संविधान, और इस तारीख का मतलब क्या हुआ, ये जो 26 नवंबर 1949 लिखी हुई है, क्या कहना चाह रहे प्रस्तावना में। तो इस तारीख का मतलब क्या हुआ था जो इसमें लिखी गई है, इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, तैयार हुआ था। ठीक है, तो अगर कहे कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949, और इसी दिन, इसी तारीख को ही संविधान क्या हुआ था, अंगीकृत। ठीक है, और इसी तारीख को ही संविधान क्या हुआ था, अधिनियमित। क्या हुआ था, अधिनियमित। और इसी दिन संविधान क्या हुआ था, आत्मसमर्पित, आत्मसमर्पित। क्लियर? तो ये बातें हैं, यानी तारीख एक है, क्वेश्चन 4 है, संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949।
किस दिन अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949। किस दिन अधिनियमित हुआ? 26 नवंबर 1949। किस दिन आत्मसमर्पित किया गया? 26 नवंबर 1949। यहां पर जो अंगीकृत का मतलब क्या है? स्वीकार करना। यानी हम भारत के लोग इसे क्या करते हैं? स्वीकार। और हम भारत के लोग इसे लागू करते हैं, लागू करना। और हम भारत के लोग पूर्णतः आत्मसमर्पित है। क्या है? आत्मसमर्पित है। अपने देश के संविधान पर हम लोग पूर्णतः क्या है? आत्मसमर्पित है। तो अंगीकृत का मतलब हम भारत के लोग इसे स्वीकार करते हैं। अधिनियमित का मतलब अपने ऊपर लागू करते हैं। और आत्मसमर्पित समर्पित का मतलब पूर्णतः समर्पित है। और तारीख कौन है? 26 नवंबर 1949। क्लियर हुआ बच्चों? तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग और भी आगे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ बातें और इस प्रस्तावना में। ठीक है, तो अब बच्चों ये प्रस्तावना आप लोगों के सामने लगी हुई है और आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो अब इस प्रस्तावना को मैं हटाता हूं, पूरा फुल में लिखते हैं। ठीक है, तो अब जो अगला जो बच्चों सवाल पूछा जाता है, क्या प्रस्तावना में, क्या प्रस्तावना में, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। ये बच्चों हम लोगों ने क्या दी? हेडिंग दे दी। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? ठीक है, तो अब इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो संशोधन हो जाएगा, और अगर यदि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो संशोधन नहीं होगा। ठीक है, यही तो बात हुई। तो एक बार मैं लिख देता हूं, क्या लिखता हूं जरा देखते हैं। यदि प्रस्तावना, यदि प्रस्तावना, प्रस्तावना, यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, तो संशोधन हो सकता 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 है। क्लियर? यदि अंग नहीं है, यदि अंग नहीं है, नहीं है, तो संशोधन नहीं हो सकता है, तो संशोधन नहीं हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो संशोधन नहीं हो सकता है। तो ये बात बोली गई थी। क्या बोली गई? एक बार फिर से देखते हैं। क्या कहा? यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन हो जाएगा, और यदि संविधान का अंग नहीं है तो संशोधन नहीं होगा। अब मुद्दा ये उठा, पता हमें कैसे पड़े कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है? तो कैसे पता चलेगा बच्चों? तो इसके लिए केस आया था 1960 में, बेरूबारी केस। तो देखते हैं क्या है केस ये। चलिए, तो एक केस आया था बेरूबारी केस, बेरूबारी केस। ठीक है, और ये केस कब आया था? 1960 में। क्लियर? अब इस केस में क्या कहा गया? इस केस में कहा गया, प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, अतः कुंजी प्रस्तावना से अलग है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। तो इस केस में यही बात मानी गई, क्या? कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। तो इस केस में बात कही क्या गई थी? कहा क्या गया था? कहा यह गया था, प्रस्तावना हमारे, प्रस्तावना हमारे
संविधान निर्माताओं के, हमारे संविधान निर्माताओं के, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। समझने की कुंजी है। कुंजी का मतलब क्या है बच्चों? की है। कुंजी, यहां पर कुंजी का मतलब क्या हो जाएगा? तो कुंजी अलग है, प्रस्तावना से अलग है। कुंजी अलग है, अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। क्लियर बच्चों? ये बात बोली थी जो मैंने बताई थी। क्या बताया?